वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा शास्त्र के सेकंड पेपर के नवीनतम पाठ्यक्रम के बारे में, यानी न्यू सिलेबस के बारे में डिस्कशन होने वाली है आज की वीडियो के माध्यम से, जिसमें आपको पढ़ना है शैक्षिक सांख्यिकी के बारे में, यानी कि एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स के बारे में। इससे पहले आप लोगों ने क्या देखा, इससे पहले आप लोगों ने शैक्षिक आकलन के बारे में समझा, एजुकेशनल आपने असेसमेंट के बारे में समझा। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स के बारे में, शैक्षिक सांख्यिकी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो शिक्षा शास्त्र का ये सेकंड पेपर है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं इसका सिलेबस है क्या। एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स में हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, दो पेपर आपको पढ़ने होते हैं। देखिए, शैक्षिक सांख्यिकी, एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स को हिंदी में कहते हैं। 8 इकाइयों में ये भी सिलेबस आपका, यानी कि जितना भी सिलेबस नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग बताया गया है, सभी के सभी सिलेबस जो हैं आपके वो 8 इकाइयों में विभाजित किए गए हैं, यानी 8 इकाइयों में ही आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर 1 में हमको क्या पढ़ना है, आइए देखते हैं। पहला चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे, सांख्यिकी का परिचय जानेंगे। सांख्यिकी यानी इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। इसमें परिचय में क्या पढ़ना होता है, सांख्यिकी का अर्थ हम जानेंगे, सांख्यिकी की परिभाषा समझेंगे, और सांख्यिकी की क्या आवश्यकता होती है इसको भी जानने का प्रयास करेंगे, यानी कि इसकी नीड्स क्या है। ठीक है, नीड्स को हम समझेंगे, सांख्यिकी की नीड्स मतलब सांख्यिकी की क्या ज़रूरत है, सांख्यिकी का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, और सांख्यिकी बेसिकली कितने प्रकार की होती है इसको भी हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। यानी कि लगभग 1 से 2 क्लास में हम लोग ये पूरा का पूरा यूनिट नंबर 2 समाप्त कर देंगे। सांख्यिकी के बारे में विस्तार समझेंगे। सांख्यिकी के द्वारा ही एक प्रकार से बहुत सारा काम होता है। डाटा एनालिसिस में सांख्यिकी का ही योगदान होता है। इसमें कुछ गणित के भी पहलू आपको समझने पड़ेंगे, कुछ सिद्धांत वगैरह के बारे में, मतलब गणित आपको जाननी पड़ेगी, उसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा। यूनिट नंबर 2 की अगर बात किए तो इसमें क्या पढ़ना है आपको, डेटा की प्रस्तुति। डेटा मतलब प्रस्तुति मतलब क्या होता है, डाटा प्रस्तुति, यानी कि एक प्रकार से जो आपका तथ्य है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे कि आपके पास बहुत जानकारी है, अब उस जानकारी को कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं किसी के सामने, तो प्रस्तुत करने के लिए जरूरी होता है किसका भाई, जरूरी होता है सांख्यिकी का। सांख्यिकी या सारणी, सांख्यिकी के अंतर्गत ही डाटा को सजाने की सारणीयन विधि, या एक प्रकार से उसको व्यवस्थित करने की एक प्रकार से तो विधियां जो होती हैं ताकि आप उसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएँ। जैसे यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत ये लिखा है। अब यहाँ पर एक प्रकार से मैं बता रहा हूँ, तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई यूनिट नंबर 1 में इतना ही पढ़ना है। ठीक है, अब यूनिट नंबर 2 में क्या, यूनिट नंबर 2 के नीचे यूनिट नंबर 3 में इतना पढ़ना है आपको। इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर दिख पा रही होंगी। ठीक है, तो डेटा प्रस्तुति कैसे करनी है, किस तरीके से हमको डेटा का एनालिसिस करना है, डेटा का संगठन कैसे करना है। ठीक है, डेटा हम कैसे इकट्ठा करेंगे, सरल सारणी कैसे बनाएंगे, डेटा को कैसे हम सजाएंगे, यानी कि जैसे मैंने एक चार्ट वगैरह बना करके हम लोग सजाते नहीं हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक प्रकार से चार्ट बना लिया। अब मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, वो एक प्रकार से, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर 1 2 3 4 5 क्रम संख्या डाल दिया। अब यहाँ पर ABCDE डाल दिया। ऐसे ही यहाँ पर भी आप देखते हैं आ बा सा, ठीक है, ये दा, ऐसे आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये एक श्रेणी में है कि पहले में क्या होगा, ए आएगा, दूसरे में इसका ए, मतलब ये हिंदी भाषा मान लेते हैं, अंग्रेजी में कर दिया, ये गणित लिखा है, ये हिंदी लिखा है, तो हिंदी में एक का मतलब क्या होगा, तो आप पता लगेगा कि आ होगा, तुरंत देख लिया। तो ये सारणी जो होती है ये बनाने में, ये एक प्रकार से बहुत सरल तरीके से डाटा को आप इकट्ठा रख सकते हैं, और बहुत ही कम समय में आप पूरी की पूरी जानकारी को समझ पाते हैं। जब आप नोट्स बनाते हैं अच्छे तरीके से, नोट्स बनाने में भी सांख्यिकी का ज़रूरत होती है। सरल सारणी वगैरह जब बनाते, सरल सारणी, आवृत्ति सारणी और आवृत्ति वितरण, ये तीनों समझेंगे। आवृत्ति वितरण क्या है, आवृत्ति सारणी किसे कहते हैं, और सरल सारणी क्या होती है, इसके बारे में विस्तार से हम जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हमको यूनिट नंबर 3 के बारे में पढ़ना है। यूनिट नंबर 3 में क्या पढ़ेंगे हम लोग, आंकड़ों का रेखीय प्रदर्शन। आंकड़ा मतलब क्या होता है, डाटा, तथ्य, जिसको आप तथ्य बोलते हैं। ठीक है, तथ्य, या जिसको आप अंग्रेजी में एक प्रकार से क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको आप बोलते हैं डेटा। ठीक है, डाटा इसको बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। तो आंकड़ों का रेखीय प्रदर्शन, रेखीय प्रदर्शन मतलब कि एक रेखा में कैसे उसको सजाना है हमको। इसके अलावा दंड आरेख में कैसे हम उसको डाटा को, यानी आंकड़ा को एक प्रकार से दंड आरेख के माध्यम से कैसे हमको दिखाना है। हिस्टोग्राम एक प्रकार से सब ग्राफ है, पाई चार्ट, पाई चार्ट के माध्यम से हमको डाटा को कैसे दिखाना होता है, हिस्टोग्राम के माध्यम से, दंड आरेख के माध्यम से, या रेखीय प्रदर्शन के माध्यम से। तो ये एक प्रकार से 3 विधियां हम समझेंगे रेखीय प्रदर्शन में, आंकड़ों के पूरा विस्तार से जानेंगे क्या क्या होता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद में यूनिट नंबर 4 में हम पहुँचेंगे। यूनिट नंबर 4 में हमको क्या पढ़ना है, इकाई नंबर 4 में, इकाई नंबर 4 में हम लोगों को पढ़ना है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप।
यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी जिसको बोलते हैं, उसी को केंद्रीय प्रवृत्ति हिंदी में बोलते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी में जैसे कि बहुलक हो गया, साधारण मतलब कि जो आपके एक प्रकार से होता है माध्यिका, बहुलक, ये तीनों एक प्रकार से केंद्रीय प्रवृत्ति की ही मापें होती है। सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में इसकी परिभाषा समझेंगे। सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसी की परिभाषा, उपयोग, गणना इसकी कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे, और केंद्रीय प्रवृत्ति में जो चीज़ें संकलित होती खास करके माध्य किसे कहते हैं, माध्यिका किसे कहते हैं, और बहुलक क्या होता है। माध्य, माध्यिका, बहुलक के बारे में आपको समझाऊंगा। हालांकि यहाँ यहीं पर अगर आपको मैं समझाऊँ तो माध्य को एक प्रकार से औसत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। औसत क्या होता है? जिसको आप एवरेज कहते हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है भैया? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एवरेज। बराबर बराबर भागों में बांटना ही औसत कहलाता है, एवरेज कहलाता है। अब इसको बांटो, जैसे मान लेते हैं मतलब कि मैं एक संख्या दे रहा हूँ, एक सीरीज दी जाएगी आपको, ऐसे एग्जाम में प्रश्न दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर 2 3 4 5 6 ये संख्या आपको दी गई, ठीक है। अब कहा जाए कि दी गई श्रेणी का माध्य निकालिए या समांतर माध्य निकालिए, ठीक है, या औसत निकालिए। अंक गणित में इसी को औसत कहते हैं, ठीक है। और एक प्रकार से जब इसमें मानविकी सब्जेक्ट में आते हैं तो उसको माध्य कहते हैं, ठीक है। तो इसका माध्य निकालें या औसत निकालें, कुछ भी निकालें, तो औसत का सूत्र क्या होता है या माध्य का सूत्र, माध्य बराबर क्या होता है? समांतर माध्य का जो सूत्र होता है वो होता है कुल मतलब कि कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या जो है, ये एक प्रकार से इसका क्या होता है? सूत्र होता है। अब उस संख्याओं का योग कितनी, देखिए संख्या कितनी है, तो कुल संख्या 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, तो कुल संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। अब इन संख्याओं का योग मतलब क्या होता है? जोड़, ठीक है। योग का मतलब क्या होता है? जोड़, यानी जितनी संख्या दी गई सभी को आपस में जोड़ दो। तो 2 और 3, 2 3 कितना होता है? 5, 5 4 9, 9 और 5 कितना होता है? 9 5, 9 5 14, 14 और 6 कितना होता है? 20, यानी संख्याओं का योग कितना आ गया? 20, यानी कुल संख्याओं का योग कितना है? 20 है। आप सूत्र पर देखो, कुल संख्याओं का योग ऊपर रखेंगे 20, बटे में कितना है? 5, यानी आपका कुल संख्या कितनी? 5, 5 एकम 5, 5 चौको 20, यानी 4, यानी 4 उत्तर आ गया आपका। यानी कि समांतर माध्य दी गई श्रृंखला का या दी गई श्रेणी का कितना समांतर माध्य होगा? 4 होगा। अब इसको बराबर बराबर भागों में कैसे बांटेंगे? अब 5 लोग थे, 5 लोगों के मान लेते 5 लोग थे। अब 5 लोग थे भैया, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत सरल तरीके। 5 लोग थे, अब मान लेते हैं ए के पास, 5 लोग कौन थे? ए बी सी डी और ई, ये 5 लोग थे। ए के पास था 2 रुपया, बी के पास था 3 रुपया, सी के पास था 4 रुपया और डी के पास था आपका 5 रुपया और ई के पास था 6 रुपया। अब इसको बराबर बराबर भागों में बांटना है। आपसे कहा जाए कि अब इन पैसों को जितना मतलब सभी के पास ऐसा बांटिए कि सभी के पास बराबर बराबर एक प्रकार से पैसा आ जाए। गणित में ऐसे प्रश्न पूछा जाता है औसत में। तो अब कैसे बांटेंगे? सभी को जोड़ लिया, कितने हैं उनसे भाग दे दे, निकल आएगा। अब देखा, अब 4 रुपये अगर सभी को बांटेंगे, मान लो 4 रुपये हम ए को दे देंगे, यानी मान लेते हैं यहाँ से हमने 4 रुपये ए को दे दिया, ठीक है। 2 ए के पास थे और 2 हमने उठा करके कहाँ से दे दिया भैया? 2 यहाँ से अगर देंगे, ई में से 2 हम उठा करके दे देंगे, तो 2 यहाँ से प्लस होकर के इसमें जुड़ जाएगा और यहाँ पर 2 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर एक प्रकार से इसके पास भी 4 बचेगा और इसके पास भी आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 है तो इसके पास 5 रुपया है। अब यहाँ से अगर 1 रुपया इसको दे देगा तो इसके पास भी 4 हो जाएगा और इसके पास भी 4 ही रह जाएगा। सी के पास ऑलरेडी 4 ही था, तो 4 एक प्रकार समांतर माध्य आपका निकला, ठीक है। और 4 रुपये अगर सभी को मिल जाएंगे, अगर आप एक प्रकार से इसका निकालेंगे, 4 रुपये पहले से पता है कि 4 रुपये अगर सभी को मिलेंगे, 4 पंचे 20, तो इस तरीके से आपका निकल आया। ये होता है समांतर माध्य। माध्यिका का सूत्र क्या होता है? माध्यिका जो होती है इसको मीडियन बोलते हैं अंग्रेजी में। माध्यिका की अगर बात की तो इसको मध्यमान भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? मध्यमान भी बोलते हैं इसको, या सॉरी इसको अभी छोड़े, मध्यमान मध्यांक में थोड़ा सा अभी इसको हटा दें। माध्यिका ही समझे, माध्यिका यानी मीडियन, माध्य मतलब कि मीन, ठीक है। अब माध्यिका क्या होती है? माध्यिका का सूत्र होता है n + 1 बटे 2वां पद, 2वां पद या 2वें पद का मान, हाँ 2वें पद का मान। ये 2वां पद क्या होता है? एक श्रृंखला दी जाएगी, n क्या है? ये एक प्रकार से कितनी संख्या है वो। अब मान लेते हैं कोई संख्या दी गई आपको, जैसे मान लेते हैं अभी यही श्रृंखला जो दी गई थी इसी को देख लिया, या कोई श्रृंखला मैं लिख दे रहा हूँ 3 4 6, ठीक है, 1 2, ठीक है, 8 और एक संख्या और ले लें हम, ठीक है,
5। ठीक है, अब इससे आपसे बोला जाए कि आप ये बताओ कि ये श्रृंखला जो दी गई है इसका माध्यिका निकालिए। आपसे पूछा जाएगा दी गई श्रृंखला का माध्यिका निकालिए। कैसे निकालेंगे? सूत्र आपका n+1/2वें पद का मान, ये आपका सूत्र है। आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको क्या करेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में हम लोग इसको बांट लेंगे। आरोही यानी घटते, मतलब आरोही या अवरोही क्रम में बांटेंगे, घटते से बढ़ते या बढ़ते से घटते क्रम में। अब हमने क्या कर लिया, हमने सिंपल सा हमको दिखा कि भाई हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को आगे करेंगे। सबसे छोटी हमने पहले आगे कर ली, फिर उससे बड़ी कौन सी है, 1 से बड़ी कौन सी है, 2 है, 2 से बड़ी 3 है, 3 से बड़ी 4 है, 4 से बड़ी आपकी 5 है, 5 से बड़ी 6 है, 6 से बड़ी 8 है। तो इसको मैंने लिख लिया। कितनी संख्या थी यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है। यानी इसको मैंने एक क्रम में सजा लिया। ठीक है, अब इसको मैंने घटते से बढ़ते क्रम में लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर सूत्र अप्लाई करो। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या। यन के स्थान पर रखो, n+1/2वां पद है तो यन के स्थान पर क्या हो जाएगा, 7। यानी कि यन कितना है, नंबर आप जो संख्याएं होती है उसी नंबर बोलते हैं यन को, इसलिए यहाँ पर यन लिखा जाता है। यानी कि 7 है, 7 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा, 7+1/2। 7 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बटे 2, 2 1 कम 2, 2 चौको 8 यानी चौथा। अब यहाँ पर क्या आ गया, वें पद का मान यानी चौथे पद का मान, चौथे पद का मान जो होगा वही माध्यिका होगी। चौथे पद पर कौन आ रहा है, वहाँ पर माध्य में क्या था कि जो 4 जो कट पर निकलेगा वही एक प्रकार से संख्याओं को जोड़ करके और कितनी संख्या तो उसे भाग दे देंगे तो निकल आएगा, वही उसका मान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वे पद का मान यानी चौथे पद का मान। ठीक है, अब चौथे पद पर कौन है आपका, देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे पद पर 4 है आपका, यानी कि ये 4 जो हो जाएगा। अब इस पर अगर 10 होता चौथे पद पर तो 10 हो जाता माध्यिका, 12 होता 12 हो जाता, 100 होता 100 हो जाता। जरूरी नहीं कि चौथे पद पर 4 इसमें आ गया तो सभी में आ जाएगा, नहीं, ये 4 यानी कि इसमें किसका मतलब ये है कि इसके मध्य का अंक होता है माध्यिका। यानी इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि इसके इतने ही संख्या इधर होंगी आगे, उतनी ही संख्या पीछे होंगी, यानी बीच के अंक को ही माध्यिका कहते हैं और मध्यमान जो होता है वो माध्य होता है। तो माध्य को एक प्रकार से मध्यमान भी कहते हैं, माध्य को मध्य मान भी कहते हैं, माध्यिका को मध्य का अंक भी कहते हैं, मध्यांक कहते हैं। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। बहुलक क्या होता है, बहुलक मान लेते कोई श्रृंखला है, उसमें एक प्रकार से कोई चीज़ें दी गई जैसे कि 1 2 4 2 5 2 6 2, ये कोई श्रृंखला है। पूछा जाए दी गई श्रृंखला में बहुलक क्या होगा, तो 1 बार 2 आया, 2 बार 2 आया, 3 बार 2, 4 बार 2, यानी दी गई श्रृंखला में जो 2 है वही बहुलक है। ठीक है, यानी कोई श्रृंखला में जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वही उस दी गई श्रृंखला का बहुलक कहलाती है। तो ये एक प्रकार सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में मैंने आपको माध्य माध्यिका और बहुलक के बारे में ही यहाँ पर आपको समझा दिया। हालांकि एक वीडियो में इस पर पूरा विस्तार से बता दूंगा, एक वीडियो में सब कुछ आपको समाप्त कर दूंगा। ठीक है, परेशान आपको नहीं होना है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आते हैं गणित वाले। यूनिट नंबर 6 में हमको क्या पढ़ना है, परिवर्तनशीलता के माप। परिवर्तनशीलता के माप के बारे में समझेंगे, इसकी परिभाषा, इसका उपयोग कहाँ करना होता है, इसकी गणना कैसे की जाती है, इसका प्रसार यानी इसका विस्तार कैसे होता है, और मानक विचलन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद में अगला जो इकाई आएगी उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगली इकाई जो होगी वो इकाई कौन सी आपकी, इकाई नंबर 7। इकाई नंबर 7 में हम लोग क्या देखेंगे, सह संबंध यानी कोरिलेशन होता है, जो एक प्रकार से डाटा के बीच में, चरों के बीच में, दो चरों के बीच में जो सह संबंध होता है, एक चर में अगर परिवर्तन होता है दूसरा चर अपने आप परिवर्तित हो जाता है। यानी कि एक मुद्दे में एक चीज़ में परिवर्तन होने से दूसरी चीज़ जब डायरेक्ट परिवर्तित हो जाए, जैसे मान लेते हैं गन्ने का मूल्य अगर बढ़ जाएगा तो चीनी का मूल्य ऑटोमेटिक बढ़ जाना है। ठीक है, शराब का मूल्य बढ़ जाना है। तो ये सब एक प्रकार से ये सब चीज़ें यानी एक दूसरे से जो आधारित हो, जैसे मान लेते हैं कपास का मूल्य बढ़ जाएगा तो वस्त्र भी महंगे हो जाएंगे, ऐसे ही चीज़ें। तो सहसंबंध के बारे में समझेंगे, सहसंबंध का अर्थ, प्रकार, उपयोग और गणना सभी के बारे में विस्तार समझेंगे। सहसंबंध गुणांक क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। स्पीयरमैन एक नाम विद्वान है, उनका रैंक सहसंबंध का जो गुणांक सिद्धांत है उसके बारे में भी आपको बताने का प्रयास मैं करूँगा। ठीक है, इसके बाद में इकाई नंबर 8 में देखेंगे। इकाई नंबर 8 में क्या पढ़ना है, इकाई नंबर 8 में आपको सामान्य प्रायिकता का वक्र समझना है, इसके बारे में आपको बताऊँगा। इसकी अवधारणा और इसका विशेषताएं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सामान्य प्रायिकता का जो वक्र होता है, प्रायिकता जिसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, उसके बारे में विस्तार से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और इतने ही इकाई आपको पढ़नी थी। यूनिट अगर पेपर 1 की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी सिलेबस वाली, तो पेपर 1 का भी सिलेबस मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। एजुकेशनल असेसमेंट एक प्रकार से ये वीडियो आ चुकी है, एजुकेशनल असेसमेंट की वीडियो यानी कि शैक्षिक आकलन वाली वीडियो, ये भी अवेलेबल करवा दिया मैंने, देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं। सिलेबस आज डिस्कस मैंने कर दिया, पेपर 1 2 दोनों का हो गया। बाकी सब्जेक्ट के सिलेबस भी जल्द ही आपके समक्ष आ जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस अधिकतर में हिंदी का, सोशोलॉजी का, पॉलिटिकल साइंस का भी नया जल्द ही आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। ओके।
वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।